प्रयागराज कुंभ को शुरू होने में तो अभी समय है, लेकिन जनमानस में कुंभ का परिदृश्य आज उपस्थित कर दिया है। ये है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रति 125 करोड़ भारतीयों का प्रेम, आदर, सम्मान। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के पुष्पों से स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। बहुत बहुत मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से पुष्प और अंगवस्त्र भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें और आप सब तालियों के पुष्पों से जुड़ेंगे। साथ ही इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि बड़ी माला के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करें। माननीय सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी, माननीय महापौर श्री नवीन जैन जी, माननीय सांसद माननीय चौधरी बाबूलाल जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री अनिल जैन जी, आदरणीय श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी प्रदेश महामंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री श्याम भदौरिया जी और महानगर अध्यक्ष आदरणीय श्री विजय शिवहरे जी। और अब मैं मंच पर आसीन सांसद माननीय प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों का स्वागत करें। एक बार इसी धरती पर एक बार सभी जोरदार माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज हम सभी का सौभाग्य है कि इसी मीना कोठी बाजार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2013 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस चुनाव में आपके आशीर्वाद और आपके आशीर्वाद से यहाँ की जनता ने और हिंदुस्तान की बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाने का आपके सौभाग्य से, आपके मार्गदर्शन से ये अवसर प्राप्त हुआ। जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए तो 2016 में आप आए इसी जगह से, तो यहां से आपके आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने 2/3 बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। आज हम सभी का सौभाग्य है कि आप तीसरी बार इसी मीना कोठी बाजार में ये 2019 के चुनाव के पहले आपका ये मार्गदर्शन, आपका ये उद्बोधन, आपका ये आशीर्वाद हम सबको इतनी ताकत देगा कि हम सब पूरी ताकत के साथ 2019 में फिर से आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बने। यही आप सब यहां आए हुए सबका स्वागत करता हुआ मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। पुनः मैं आज के इस विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं। आपसे दोनों हाथ उठा करके एक बार उनके लिए फिर से उनका हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सुशासन और विकास के माध्यम से उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाकर उसे उपलब्धियों के शिखर की ओर ले जाने के लिए संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से हम अनुरोध करेंगे कि आज के इस सुअवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश के श्री राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी, SC/ST कमीशन के अध्यक्ष तथा आगरा से लोकप्रिय सांसद
प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी, प्रदेश के नगर विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, यहां के प्रभारी मंत्री और प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, चिकित्सा शिक्षा के मंत्री आशुतोष टंडन जी, माननीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, माननीय सांसद श्री अनिल जैन जी, माननीय सांसद चौधरी बाबूलाल जी, आगरा के महापौर श्री नवीन जैन जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सैकड़ों वर्षों की आगरा के निवासियों की जो एक अभिलाषा थी कि गंगा जल की आपूर्ति इस ताज नगरी में हो, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कृपापूर्ण उपस्थिति के माध्यम से आज आगरा वासियों को यह तोहफा प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए पूरे देश के अंदर 2013 में सबका साथ और सबका विकास का नारा देकर के आर्थिक आधार पर इस देश के सर्व समाज को 10% अतिरिक्त आरक्षण देने की जो घोषणा और लोकसभा में का सफलतापूर्वक उसे पारित कराने के लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जो कहा सो किया, इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य हुआ, बिना भेदभाव के हर गरीब को मकान मिलना, स्वच्छ भारत मिशन में हर परिवार को शौचालय की सुविधा उपलब्ध होना, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हर गरीब के घर में विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध कराना, नौजवानों के लिए नौकरी, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनके स्वावलंबन को आगे बढ़ाने का जो ऐतिहासिक पहल, और इस देश के प्रत्येक गरीब परिवार के घर में भी रसोई गैस का चूल्हा जल सके, इस बात को ध्यान में रख करके विगत 4.5 वर्षों में जो क्रांतिकारी अभियान पूरे देश के अंदर चला है, आज उसी का परिणाम है कि जहां एक और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज आगरा वासियों को शुद्ध गंगा जल की आपूर्ति पेयजल के रूप में यहां इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है, जिसमें आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज को 8 नई सुपर स्पेशलिटी के लिए 200 करोड़ रुपए के साथ ही तमाम अन्य योजनाएं हैं, उन योजनाओं का जहां कार्यक्रम हो रहा है, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के योग्य निर्देशन में, योग्य नेतृत्व में आगरा जनपद को स्वच्छ भारत मिशन के अंदर अगर हम देखेंगे तो केवल ग्रामीण क्षेत्र में 3,14,906 शौचालय यहां के गरीबों को प्राप्त हुए हैं। शहरी क्षेत्र में 15,000 से अधिक परिवारों को एक व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हुआ। शहरी आवास योजना में 14,629 गरीब परिवारों को बिना भेदभाव के 2.5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार के अनुसार जहां आवास की योजना उपलब्ध कराई गई,
वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी 3,707 परिवारों को आवास योजना का लाभ देने का कार्य हुआ है। सौभाग्य योजना में उत्तर प्रदेश में 94 लाख परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के साथ ही अकेले आगरा जनपद में 57,666 से अधिक परिवारों को सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसी प्रकार से अन्य अनेक योजनाएं जो एक आम गरीब के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकता है, उनके जीवन स्तर को उठा सकता है। बिना भेदभाव के जो कार्यक्रम विगत 4.5 वर्षों के अंदर पूरे प्रदेश और देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रारंभ किए हैं, आज उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। और उसी परिणाम का फलस्वरूप है कि आर्थिक आधार पर सर्व समाज को भी इस आरक्षण की सुविधा का लाभ मिल सके। कल लोकसभा में प्रस्ताव का पारित होना एक ऐतिहासिक घटना है और आजादी की इस ऐतिहासिक घटना के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने अपना व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर आज आगरा वासियों के लिए विशुद्ध गंगा जल की आपूर्ति का शुभारंभ करने और 5,000 से अधिक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के लिए यहां पर पधारे हैं। मैं एक बार पुनः हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी बताया कि आज 5,000 से भी अधिक विकास की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण, जिसमें गंगा जल परियोजना भी शामिल है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा होना है। सचमुच आगरा वासियों के लिए है ऐतिहासिक पल। उन्हें पीने को मिलेगा अब गंगा जल। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से हम अनुरोध करेंगे कि बटन दबाकर आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में किए जा रहे कार्यों से जुड़ी इन परियोजनाओं और योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने की कृपा करें। आगरा वासियों के लिए है ये ऐतिहासिक पल। पीने को मिलेगा निर्मल गंगा जल, सुरक्षित होगा हमारा आज और कल। शिलापट का अनावरण, आगरा के विकास में एक उज्जवल अध्याय का प्रारंभ। आगरा में धीरे धीरे बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण यमुना नदी दूषित होने लगी और पानी का स्तर भी कम होने लगा। जमीन के अंदर मिलने वाला पानी का स्रोत पहले ही खारा और कड़वा था। इसी कारण आगरा में सदैव से पीने के पानी की समस्या रही है। एक तरफ खारा पानी तो दूसरी तरफ प्रदूषित पानी। लोगों को पीने का साफ जल मुहैया होना दुश्वार सा हो गया। नतीजा बीमारी और अस्वस्थता। तब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अनूठी योजना बनाई। ये योजना थी आगरा को गंगा नदी से जोड़ने की। इस योजना के तहत बुलंदशहर स्थित पार्ला फॉल्ट पर एक हेड रेगुलेटर और सेडिमेंटेशन टैंक का निर्माण हुआ। 130 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करते हुए पाइपलाइन के सहारे गंगा के जल को सिकंदरा स्थित जल शोधन संयंत्र तक पहुंचाया गया और ये संभव हुआ बिना बिजली की खपत के। यहाँ गंगा के पानी को साफ कर मिनरल वाटर से उत्तम बनाया गया और आगरा शहर को मिलने लगा स्वच्छ और निर्मल गंगा का जल। आगरा शहर के कुल स्वच्छ जल आपूर्ति की मांग 360 से 370 एमएलडी के सापेक्ष में गंगा जल 345 एमएलडी और यमुना जल 144 एमएलडी की आपूर्ति
शान से की जा रही है, जो वर्ष 2032 तक आगरा के पेयजल मांग के लिए पर्याप्त है। आज आगरा शहर के लोगों के चेहरे पर खुशियां झलक रही हैं, क्योंकि गंगा अब आगरा के घर घर में अमूल्य निर्मल जल के रूप में पहुंच रही है। और इस तरह शुरू होता है आगरा की तरक्की का एक उज्जवल अध्याय। सचमुच आज का पल ऐतिहासिक है, जब विकास की गंगा के साथ साथ गंगा भी यमुना नगरी में आई है। इतिहास में अंकित न होने की लालसा के बावजूद भी जो इतिहास रचते हैं और हर दिन न्यू इंडिया के स्वप्न के साथ सोते हैं और श्रेष्ठ भारत के निर्माण के संकल्प के साथ जो जागते हैं, जो जहाँ भी जाते हैं विकास की गंगा उस ओर प्रवाहित होने लगती है और भारत के भविष्य का एक स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ होता है। ऐसे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री, चैंपियन ऑफ अर्थ, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। हम बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि एक बार फिर हमारे संबल को नया बल प्रदान करें अपने उद्बोधन के माध्यम से। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, यहाँ के लोकप्रिय और यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, चौधरी बाबूलाल जी, श्री अनिल जैन, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और आगरा के मेरे प्यारे भाई और बहनों, नए साल में उत्तर प्रदेश का ये मेरा पहला कार्यक्रम है। आप सभी को, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को 2019 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए भारत के निर्माण के वाहक आप सभी जनों को मैं नमन करता हूं। साथियों, आगरा में आप सभी के बीच आना ये मेरा सौभाग्य है और मैंने जब जब भी यहां आपसे समर्थन मांगा है, पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे भारत ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। आपके सपनों और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का एक ईमानदार प्रयास मैं निरंतर करता रहा हूं और आपके आशीर्वाद बने रहे कि मैं इस ईमानदारी के रास्ते पर समर्पण भाव से आपकी और देशवासियों की सेवा करता रहूं। आप सभी के विश्वास और सहयोग का परिणाम है कि सबका साथ, सबका विकास का हमारा मिशन एक नए पड़ाव पर पहुंच रहा है।
थोड़ी देर पहले यहां आगरा के विकास से जुड़ी जिन 3,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, वो इसी दिशा में एक अहम कदम है। ये परियोजनाएं मुख्यतः पानी से जुड़ी है, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी है, सीवर से जुड़ी है, कनेक्टिविटी यानी आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने से जुड़ी है। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी नागरिक भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जापान द्वारा इसमें जो सहयोग किया गया है, उसके लिए मैं जापान का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाई और बहनों, आज आप सभी इस बात से प्रसन्न होंगे कि बरसों पुरानी एक मांग आज पूरी हुई है। पूरे आगरा जनपद से लेकर मथुरा तक पानी की गंभीर समस्या रही है। जो जमीन का पानी है वो ज्यादातर खारा है, जिसके कारण वो पीने के योग्य नहीं रहा है। जिस यमुना जी की धारा ने यहां जीवन की संभावनाएं बनाई, समय के साथ उसी जीवनदायिनी का जल इतना दूषित हो गया, वो पीने लायक नहीं रहा। यही कारण है कि अपर गंगा नहर से आगरा की प्यास बुझाने की योजना बनाई गई। आज करीब 3,000 करोड़ रुपए की आगरा जल संपत्ति पूर्ति गंगा जल परियोजना का आप सभी के लिए समर्पित है। इससे इस पूरे क्षेत्र के लाखों परिवारों को पीने का स्वच्छ पानी मिलने वाला है। मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि नमामि गंगे मिशन के तहत यमुना जी की सफाई भी हमारी प्राथमिकता है। भाई और बहनों, आगरा की पानी की समस्या को दूर करने के साथ साथ शहर के सीवेज सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए अनेक प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। और भाइयों बहनों, अब गंगा जल पीने का आपको सौभाग्य मिला है, लेकिन जब पीने का शुद्ध पानी मिलता है तो सिर्फ पानी मिलता ऐसा नहीं है, पानी की कठिनाई दूर होती है ऐसा नहीं है, उसका सबसे बड़ा प्रभाव आरोग्य पर होता है। खास करके गरीब जिंदगी जीने वालों के लिए ये सबसे ज्यादा लाभकर्ता होता है। एक प्रकार से आगरा में गंगा जल का पानी पीने को मिले, ये आगरा के उत्तम स्वास्थ्य की एक जड़ी बूटी के रूप में आपके यहां घर घर पहुंच रहा है। उसी प्रकार से
पीने का शुद्ध जल आगरा आने वाले टूरिस्टों के लिए भी एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है, कारण बन सकता है। यात्री विदेशों से आने वाला जब वो देखेगा कि गंगा जल का शुद्ध पानी उसे पीने का मिल रहा है, तो आगरा में और समय बिताने का उसका मन कर जाएगा। और इसलिए ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग वर्क के रूप में न देखा जाए कि इतने लंबे दूरी से किलोमीटरों से किलोमीटर पाइपलाइन डाल करके पीने का पानी लाया गया। एक प्रकार से पानी नहीं, ये आगरा के जीवन की अमृत धारा है, जो आगरा के जीवन को एक नई शक्ति देने वाली है। भाइयों बहनों, पूरे देश में एक अमृत मिशन चल रहा है। उस अमृत मिशन के तहत शहर के पश्चिमी भाग में सीवेज नेटवर्क की परियोजना का शिलान्यास भी आज हुआ है। इसके तहत जो सीवर लाइन बिछाई जाएगी उससे करीब 50,000 घर जुड़ेंगे। साथियों, आगरा देश के उन शहरों में है जहां स्मार्ट सुविधाएं विकसित हो रही है। इसी क्रम में आज आगरा के नए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का काम शुरू किया गया है। लगभग 300 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाले इस सेंटर से पूरे शहर की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग होगी। पूरे शहर की निगरानी यहीं पर बैठकर 1200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से होगी। शहर के चप्पे चप्पे में क्या चल रहा है, किसी को ट्रैफिक में परेशानी तो नहीं हो रही, कहीं कूड़े कचरे के ढेर तो पड़े नहीं है, जिसका सफाई का काम है वो समय पर आए हैं कि नहीं आए, ये सारी बातें ये सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से चप्पे चप्पे का ख्याल एक जगह से रखा जाएगा। और भाइयों बहनों, आगरा के लिए सीसीटीवी कैमरा एक ऐसी सुविधा है जो सुरक्षा की गारंटी भी लाती है और विदेश के टूरिस्टों को, देश के टूरिस्टों को ये जब सुरक्षा का एहसास होता है, सीसीटीवी कैमरा की निगरानी को उसको पता चलता है, तो हमारा टूरिस्ट आश्वस्त हो जाता है। और आगरा दुनिया भर के लोगों के, टूरिस्टों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। और हम चाहते हैं कि आगरा के टूरिज्म पिछले 70 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला हो जाए, ताकि आगरा की इकोनॉमी को एक नया बल मिले। ये पानी और ये सीसीटीवी कैमरा, ये सीवेज ट्रीटमेंट, ये स्मार्ट सिटी की पहल, ये टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है भाइयों। इतना ही नहीं, आगरा की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए आज रेल सेतु का लोकार्पण और हेलीपोर्ट का शिलान्यास भी किया गया है। साथियों, आगरा जब स्मार्ट सिटी के रूप में प्रस्थापित हो जाएगा, स्वच्छ होगा, पीने का शुद्ध पानी की बात हो, सीसीटीवी कैमरा हो, यहां आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा, ताकत, संतोष का माहौल बनाएगी।
ताजमहल जैसी ऐतिहासिक धरोहरों की चमक भी और बढ़ जाएगी। इसका सीधा असर टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ना भी तय है। भाइयों और बहनों, कोई भी देश या शहर तब तक स्मार्ट नहीं हो सकता जब तक वो स्वस्थ नहीं होता। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा देश भर में सस्ता और प्रभावी इलाज तो सुनिश्चित किया ही जा रहा है, स्वास्थ्य से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभूतपूर्व विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अब आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज का विस्तार किया जा रहा है। यहां 250 से अधिक नए बेड जुड़ेंगे और सुपर स्पेशलिटी की सुविधा भी बढ़ेगी। इसके अलावा महिला अस्पताल में 100 बेड के मैटरनिटी विंग और 2 सामुदायिक केंद्रों का भी लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, आने वाले समय में देश में अस्पतालों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार होने वाला है। इससे छोटे शहरों और कस्बों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार तो होगा ही, नौजवानों को रोजगार के लिए नए अवसर भी मिलेंगे। इसकी एक बड़ी वजह से आयुष्मान भारत योजना है। कुछ लोग इसे मोदी केयर भी कहते हैं। इसकी सफलता का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब हर दिन करीब करीब 10,000 गरीब इस योजना के तहत इलाज करवा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो 4-4, 5-5, 10-10 साल से बीमारी से जूझ रहे थे, गंभीर मुसीबतों का सामना कर रहे थे, पैसों के अभाव में मृत्यु का इंतजार करते थे और पीड़ा सहन करते थे। भाइयों बहनों, गरीब जाए तो कहां जाए? आखिरकार आयुष्मान भारत योजना ने इतनी तेजी से इस पीड़ित लोगों की मदद की है। और घर में एक व्यक्ति बीमार होता है, गंभीर बीमारी में होता है, तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार बीमार हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई खाने में चली जाती है, घर के सारे काम बेकार हो जाते हैं। इन सबको बचाने का काम आयुष्मान भारत योजना, जिसे लोग मोदी केयर कहते हैं, उसने किया है। और अभी तो 100 दिन के अंदर अंदर, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 100 दिन के भीतर ही करीब 7 लाख गरीब बहन भाइयों और बच्चों का इलाज या तो हो चुका है या अस्पताल में ऑलरेडी उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। भाइयों और बहनों, भाजपा की सरकार विकास की पंचधारा यानी बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, इसके लिए प्रतिबद्ध है। अगर कमाई की बात करें तो आगरा सहित यूपी का करीब करीब हर जिला अपने मध्यम और लघु उद्योगों के लिए जाना जाता है। आगरा का पैठा ये तो यहां की पहचान ही है। अनेक और पारंपरिक काम भी
हमारे आगरा में होते हैं। केंद्र और यूपी सरकार इन छोटे उद्योगों को और शक्ति देने में जुटी है। यूपी सरकार की एक जनपद एक उत्पाद यह योजना यहां के छोटे छोटे और पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर सिद्ध होने वाली है। इसके साथ साथ मेक इन इंडिया के हमारे अभियान को भी इससे शक्ति मिल रही है। साथियों, छोटे, मझोले और लघु उद्योगों को सशक्त करने के लिए हमारी सरकार निरंतर कदम उठा रही है। छोटे उद्यमियों को बैंकों से कर्ज लेने में दिक्कत ना आए, इसके लिए ऑनलाइन ऋण की एक आधुनिक व्यवस्था बनाई गई है। और आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोग उसका लाभ ले रहे हैं, आगरा के लोग लाभ रहे हैं। सिर्फ 59 मिनट में, 1 घंटा भी नहीं, सिर्फ 59 मिनट में ही 1 करोड़ रुपए तक के लोन की सैद्धांतिक मंजूरी देने की टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। इसके अलावा सरकार द्वारा ये भी कोशिश की जा रही है कि बड़े उद्योगों या कंपनियों में छोटे उद्यमियों का पैसा ना फंसे, कैश फ्लो बना रहे। जो बाहर सामान निर्यात करते हैं, वो जो लोन लेते हैं, उनको ब्याज में 2% की और छूट दी गई है। इसी तरह पर्यावरण क्लियरेंस से लेकर इंस्पेक्शन तक के नियमों को बहुत सरल किया गया है। इन तमाम प्रयासों से छोटे और मझले उद्योगों को आने वाले समय में और गति मिलेगी और आगरा और आसपास के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। व्यापार और कारोबार तब फलता फूलता है जब नियम कायदे आसान होते हैं, जो व्यापारी को भी समझ आए और ग्राहक को भी समझ आए। व्यापारी और ग्राहक के रिश्ते और उनके आपसी विश्वास और भरोसे को मजबूत करने की ही व्यवस्था ये जीएसटी है। अभी इस नई व्यवस्था को सिर्फ 1.5 वर्ष हुआ है और लगातार जन सुनवाई, लोगों की शिकायतों सुनते सुनते उसमें बदल होते रहते हैं, सुधार होते रहे हैं और एक सामान्य व्यवस्था की दिशा में इतना बड़ा देश, इतना बड़ा काम दुनिया के लोगों को भी अचरज कर रहा है। भाई और बहनों, कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं और इसलिए एक बात हम समझे कि पहले जितने कर लिखते थे उसके ऊपर जीएसटी नाम का एक नया कर आ गया। ये झूठ है, ये भ्रम है। जीएसटी ये कोई नया कर नहीं है। पहले जो कर लगते थे 25%, 30%, 18%, 20%, 22%, और वो छुपे हुए रहते थे, पता ही नहीं चलता था और हम देते रहते थे। उन सबको खत्म कर दिया गया है और जो 40% था, 32% था, 35% था, 30% था, 28% था, उस सबको कम करते हुए 99% चीजों को 18% से नीचे ला दिया गया है। कोई 18 में है, कोई 12 में है, कोई 5 में है, कोई 0 में है। और इसका लाभ जो ग्राहक जागरूक है वो इसका पूरा पूरा फायदा उठा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, जीएसटी को व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए और सरल करने की प्रक्रिया निरंतर चल रही है।
जन भागीदारी से चलने वाली ये सरकार आप सभी से मिल रहे सुझावों पर अमल कर रही है और इसलिए हमने अब जीएसटी काउंसिल से आग्रह किया है कि जीएसटी के दायरे में आने वाले उद्यमों की आय सीमा को, ये मैंने बहुत आग्रह किया है, निर्णय मेरे हाथ में नहीं है, निर्णय जीएसटी काउंसिल के हाथ में है। जीएसटी काउंसिल में सभी राजनीतिक दल की सरकारें हैं, सभी राज्य सरकारें हैं और उन सब ने मिलकर के निर्णय करना है। लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया है कि जीएसटी के दायरे में आने वाले उद्यमों की आय सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 75 लाख तक किया जाए। इसके अलावा मध्यम वर्ग के लिए घर बनते हैं, उनको भी सिर्फ और सिर्फ 5% के दायरे में लाया जाए। ये दोनों बातें जीएसटी काउंसिल को मैंने आग्रह से कही है, पिछली बार भी कही थी, लेकिन पिछली बार कुछ राज्यों ने विरोध किया, सहमति नहीं बन पाई। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में जब जीएसटी काउंसिल मिलेगी तो जनता जनार्दन की इस बात का भी वो ध्यान रखेगी। साथियों, सबका साथ सबका विकास ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये सुशासन की आत्मा है। देश का कोई वर्ग, कोई व्यक्ति, कोई क्षेत्र अवसरों से वंचित ना रहे, यही प्रयास हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, कल पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार लोकसभा में एक ऐतिहासिक बिल पास किया गया है। आजादी के इतने दशकों के बाद गरीबी के कारण बड़ी असमानता को स्वीकार करते हुए उसका समाधान खोजने का एक प्रयास किया गया है। सामान्य श्रेणी के, जनरल कैटेगरी के गरीब परिवारों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में आरक्षण मिले, इस तरफ एक महत्वपूर्ण बड़ा कदम उठाया गया है। और मजा यह है क्योंकि मुझे मालूम है कि पहले भी नारेबाजी बहुत हुई, चुनावों के समय घोषणाएं भी बहुत हुई, और तब मैं सबको खुल करके कहता था, चुनाव में लाभ हो गैर लाभ हो उसकी परवाह नहीं करता था। मैं बता देता था कि देखिए 50% के बाहर कोई अगर वादा करता है तो सब बेईमानी करते, ऐसा मैं कहता था, क्योंकि 50% के ऊपर जाना है तो संविधान संशोधन के बिना नहीं जा सकते हो। अगर उसके सिवाय किसी ने वादे किए थे तो कोई दलितों को जो मिला है उसमें चोरी करना चाहता था, कोई आदिवासियों से मिला है उसमें चोरी करना चाहता था, कोई ओबीसी को मिला है उसमें चोरी करना चाहता था, और उसमें से निकाल करके किसी की झोली भरना चाहता था ताकि उनकी वोट बैंक की झोली भर जाए। और इसलिए हमने कहा था कि ये पहले संविधान संशोधन इसके लिए आवश्यक होता। और आज मुझे खुशी है, जो बात मैं कभी मुख्यमंत्री के नाते बोला करता था, आज प्रधानमंत्री के नाते मैंने उस बात का पालन किया, संविधान संशोधन की दिशा में आगे बढ़े और दलितों से कुछ भी चोरी किए बिना, आदिवासियों के हक को छीने बिना, ओबीसी के हक में से कोई भी कमी किए बिना अतिरिक्त संविधान संशोधन करके मैंने मेरे देश के सवर्णों के
उच्च वर्ण के लोगों को भी गरीब बच्चों की चिंता करने का काम किया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ये चुनाव के समय क्यों लाए। मुझे बताइए, ऐसे कोई 6 महीने हमारे देश में जाते हैं क्या जब कहीं ना कहीं चुनाव ना हो? अगर 3 महीने पहले लाता तो आप कहते मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के, तेलंगाना के चुनाव के लिए लाए हो। उसके पहले लाता तो आप कहते थे कर्नाटक के चुनाव के लिए लाया हूं। यानी हिंदुस्तान में चुनाव साल में 2-2 बार चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते। और इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव देश में एक साथ हो जाए। 5 साल में एक बार ही चुनाव, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खर्चा बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दिन रात इसी में लगे रहना बंद होना कि नहीं होना है? सरकार 5 साल पूरा काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो बार बार चुनावों में लगे रहे। पुलिस के लोग कानून व्यवस्था देखेंगे कि चुनाव के डिब्बे संभालेंगे, यही चलता रहता है। लेकिन ये नेताओं को देश की चिंता नहीं है। उनको तो जो एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं थे, चौकीदार को दूर से ही देख करके ऐसे घबरा जाते हैं, ऐसे घबरा जाते हैं। उनको लगता है हमारा जो होगा होगा, हिसाब किताब बाद में देख लेंगे, पहले ये चौकीदार को निकालो। अरे चौकीदार गया तो सब लूट बांट करके जिंदगी गुजारा कर लेंगे, लेकिन चौकीदार है तब तक जीना मुश्किल करके जाएगा। आप मुझे बताइए, ये चौकीदार ने अपना काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये चौकीदार ने किसी से डरना चाहिए क्या? ये चौकीदार पर आपका आशीर्वाद है क्या? ये चौकीदार ने ईमानदारी से काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देश का लूटा हुआ धन वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? गरीब का हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हर चौकीदार, मैं हर देश को एक एक चौकीदार के रूप में खड़ा करने पर लगा हुआ दोस्तों। भाइयों बहनों, सवर्ण समाज के गरीबों के लिए जो आरक्षण का काम हुआ है, संसद ने बहुत बड़ा काम किया है। देश के हर नागरिक का, संसद के सभी साथियों का समता और समरसता की भावना को मजबूत करने के लिए जो जो भी आगे आए हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इस कदम से देश के लाखों युवा साथियों को अवसर मिलेगा जो अभावों के कारण, गरीबी के कारण पीछे रह जाते थे। गरीबी किसी के विकास में, किसी के भी जीवन स्तर को ऊपर उठाने में अड़चन ना बने, इसके लिए ऐतिहासिक पहल की गई है। भाइयों और बहनों, सिर्फ नियुक्तों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं, बल्कि देश में उच्च शिक्षा, टेक्निकल और व्यावसायिक शिक्षा के संस्थानों में हमने एक महत्वपूर्ण काम किया है। जैसे हमने
ये सवर्ण समाज के गरीब लोगों के लिए आरक्षण किया, तो साथ साथ ये भी निर्णय किया है कि जो उच्च शिक्षा की सीटें हैं उसमें 10% की वृद्धि कर दी जाएगी। हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे किसी का हक छीना जाए। साथियों, इस प्रकार की व्यवस्था को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक स्थिति के आधार पर जो हमारे समाज में जो एक खाई बनी है, उसके आधार पर दशकों से इसकी मांग चल रही थी। इस मांग को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि हमें अब उन ताकतों से भी सावधान रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए अफवाहों का बाजार गर्म करने में जुट गई है। गरीबों के दुश्मन ऐसे लोग सोशल मीडिया से लेकर के बड़े बड़े मंच पर अब झूठ फैलाने, भ्रम फैलाने के काम में जुट गए। समाज में बंटवारे से जिनका स्वार्थ सिद्ध होता है, उनकी हर चाल, हर साजिश को हमें पूरी तरह परास्त करना है। साथियों, सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया, नागरिकता से जुड़े कानून में संशोधन का। ये देश के उस संकल्प का हिस्सा है जिसके मुताबिक हम उन सभी लोगों के साथ खड़े रहेंगे जो कभी भारत भूमि का ही हिस्सा थे। बंटवारे के समय और उसके बाद अलग अलग परिस्थितियों के चलते जो हमसे अलग हुए, उनका अगर आस्था के आधार पर शोषण होता है तो भारत का उसके साथ खड़ा होना जरूरी है। मुझे विश्वास है कि विपक्ष के जो साथी इस कदम का विरोध कर रहे हैं वो भी इस भावना को समझेंगे। साथियों, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने 4.5 साल पहले मुझे जो आदेश दिया था, उस पर भी मैं पूरी क्षमता से खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं। इस कारण कैसे इस चौकीदार के खिलाफ कुछ लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, और ये भी अब स्पष्ट दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में तो आप ये भी देख रहे हैं कि बालू, मोरंग लेकर शोषितों, वंचितों का अधिकार तक जो खा गए, ऐसे लोगों ने भ्रष्टाचार में साझेदारी का अभियान शुरू किया है। एक दूसरे के घोटालों और घपलों को छुपाने के लिए वो हाथ मिला रहे हैं जो कभी एक दूसरे से आंख मिलाने के लिए भी तैयार नहीं थे। भाई और बहनों, राजनीतिक स्वार्थ के लिए लखनऊ के गेस्ट हाउस का वो शर्मनाक कांड, उसे भी भुला दिया गया। मुजफ्फरनगर समेत पश्चिम यूपी के अनेक हिस्सों में क्या हुआ था, इसको भी भुलाने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि चौकीदार जागता है, चौकीदार सामने खड़ा हुआ है, पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा हुआ है। चौकीदार को हटाने के एकमात्र अभियान के लिए हर टुकड़े, हर तिनके को जोड़ रहे हैं। जब जांच एजेंसियां इनके कर्मों का हिसाब मांग रही है तो ये चौकीदार के विरुद्ध ही साजिश रच रहे हैं। भाइयों बहनों, 2-3 दिन पहले आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, हमें गर्व है हमारे देश की एक बेटी जो पहली बार देश की रक्षा मंत्री बनी है और पहली बार एक नारी 125 करोड़ देशवासियों की रक्षा की बागडोर संभाल रही है। यह नारी गौरव का विषय है।
नारी अभिमान का विषय है। और जब हमारी रक्षा मंत्री एक महिला ने पार्लियामेंट में विरोधी दल के नेताओं के छक्के छुड़ा दिए, उनके सारे झूठ को बेनकाब कर दिया, आपने देखा उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। और हमारी रक्षा मंत्री एक के बाद एक सत्य को पार्लियामेंट के सदन पर रख रही थी। ऐसे बौखला गए, ऐसा बौखला गए कि अब वो एक नारी का अपमान करने पर तुले हुए हैं, एक महिला रक्षा मंत्री का अपमान करने पर तुले हैं। ये रक्षा मंत्री का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की नारी शक्ति का अपमान है, और जिसकी कीमत ये गैर जिम्मेवार नेताओं को चुकानी पड़ेगी। भाई और बहनों, ये जितने मर्जी प्रयास कर ले, लेकिन जांच एजेंसियां तो अपना काम करेगी, इन लोगों से हिसाब मांगेगी। साथियों, चौकीदार अगर इन सभी को आज इस स्थिति पर लाने में सफल हुआ है, तो ये कैसे हुआ? ये मोदी के कारण नहीं हुआ है, ये आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है, 130 करोड़ भारतवासियों के विश्वास के कारण हुआ है। आपके इस विश्वास पर खरा उतरने का निरंतर मैं प्रयास कर रहा हूं। भाइयों बहनों, आप मिशेल मामा की कथा तो बराबर याद हो गई ना आपको? हेलीकॉप्टर अब वो राजदार हिंदुस्तान के कब्जे में आ गया है, और इसलिए इनका पसीना छूटा हुआ है। ये राजदार कुछ बोल देगा तो क्या होगा, और इसलिए राजदार को पकड़ करके जैसे लाए, तो कांग्रेस ने अपना एक वकील तुरंत उसकी रक्षा करने के लिए भेज दिया। भाइयों बहनों, ये क्या दिखाता है? अगर राजदार की मदद में कांग्रेस का वकील पहुंच जाता है, उसको बचाने के लिए पहुंच जाता है, तो दाल में काला है ये देखने के लिए समय लगेगा क्या? समझ आ जाएगा ना? पर्दे के पीछे खेल क्या है पता चल जाएगा ना? भाइयों बहनों, अब चौकीदार से उनकी परेशानी बढ़ रही है। उनको लगता था ये मोदी कुछ भी कहे, लेकिन ये भी सब राजनेताओं के तरह समय रहते ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन जब 4 साल हो गए, लेकिन मोदी तो वैसा का वैसा खड़ा रहा, तो उनको लग रहा है ये चौकीदार बचने नहीं देगा, और इसलिए परेशान है। एक बार फिर आप सभी को विकास की इन परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबको मकर संक्रांति की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, एक नया संकल्प। हमेशा से आपका सानिध्य, आपका सामीप्य और आपकी वाणी हमें